नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम आज़ादी के बाद के भारतीय समाज के संदर्भ में सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का विश्लेषण करेंगे। धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा का प्रकाशन वर्ष सन 1952 है। यानी ये माना जा सकता है कि ये उपन्यास संभवतः स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय को परखते हुए और आज़ादी के 5 वर्ष के भीतर के कालखंड की समस्याओं से जूझने के क्रम में लिखा गया होगा। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास से पूर्व सन 1943 में अपने पहले कहानी संग्रह मुर्दों का गांव में भी धर्मवीर भारती की प्रगतिशील कहानियां प्रकाशित हुई थी, जो बंगाल के अकाल का संदर्भ लिए हुए थी। इन यथार्थवादी कहानियों में सामाजिक समस्याओं को रचनाकार ने केंद्र में रखा था। हर रचनाकार अपने यथार्थ को बहुआयामी स्तर पर ग्रहण करते हुए उसकी अनेक समस्याओं से टकराता है। लेखन के माध्यम से उस समय में हस्तक्षेप भी करता है और भावी के लिए संभावना तलाश करता हुआ एक दृष्टि देने का प्रयास भी करता है। इस उपन्यास के प्रकाशन वर्ष को देखें तो यह समय एक बड़ी टूटन और नए सिरे से कुछ सृजित करने का संधिकाल है। आज़ादी के तुरंत बाद का समय, जहां भारतीय जनमानस आज़ाद भारत से जुड़े अनेक स्वप्न लिए हुए था। सवाल उठते हैं कि क्या आज़ादी मिलने के इस अल्प समय में जनता की समस्याओं का निराकरण हो पाया, या फिर आज़ादी के मूल्य समाज में कैसे और कितने प्रभावशाली रह पाए, या फिर आज़ादी ने पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा क्या नयापन दिया, या ये भी देखा जा सकता है कि क्या आज़ादी साम्राज्यवादी दौर की भारतीय जन की निराशाओं और वैयक्तिक जड़ताओं रूढ़ियों को तोड़कर एक आशापूर्ण भविष्य का सपना सौंप सकी। ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। इसीलिए आज़ादी के बाद के भारतीय समाज का विश्लेषण हम इस उपन्यास की कथाओं, चरित्रों और उनके सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक संघर्षों के संदर्भ में करेंगे। सबसे पहले हम स्वातंत्रोत्तर भारतीय समाज की एक झलक प्रस्तुत करना चाहेंगे। आज़ादी के तुरंत बाद भारत की स्थिति को समझाते हुए आलोचक मलयज ने अपनी किताब संवाद और एकालाप में लिखा है, स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर सन 50 के बाद से बदले हुए परिवेश के कारण जो जीवन इस देश में आया वह स्वतंत्रता पूर्व के जीवन से निश्चय ही भिन्न था। यह जीवन मूल्य संक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का जीवन था। इस जीवन से जूझना ही नई पीढ़ी की नियति थी। वस्तुतः इस जूझने के द्वारा ही नई पीढ़ी अपने अस्तित्व की मूल्यवत्ता प्रमाणित कर सकती थी, क्योंकि एक विराट अनुभव के आगे जैसे उसे झोंक दिया गया था। इसी बात को इतिहासकार सुनील खिलनानी ने अपनी किताब भारतनामा में नेहरू को मिले आज़ाद भारत को एक रूपक के तौर पर समझाते हुए लिखा कि जैसे उन्हें एक उजड़ा हुआ मेला मिला हो, जहां पुराने के अवशेष बिखरे पड़े हैं और नए परिवर्तनों के लिए एक सुदृढ़ भूमि को तैयार होना अभी शेष है। यदि हम आज़ादी से पहले के भारत और उसके बाद के भारत की तुलना करें तो ये अवश्य कहा जा सकता है कि एक भारत का एक बड़ा परिवर्तनकारी आंदोलन जनता की सशक्त भूमिका से इस रूप में सार्थक रहा कि उसने स्वाधीनता अर्जित करके एक गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त किया। मुक्ति के इस मूल्य को जनसाधारण की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुक्ति की ओर ले जाना लेकिन अभी शेष था। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था जिसमें संवैधानिक मूल्यों, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को प्राप्त करना था। भारतीय समाज की संरचना को देखें तो वह अर्ध सामंती और अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था का मिला जुला रूप है। एक ओर सामाजिक रूढ़ियों, जड़ताओं का साम्राज्य, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रगति की धारा में उपजे अंतर्विरोध। पुराना और नया, परंपरा और प्रगति, अंधविश्वास और विज्ञान जैसे साथ साथ कदमताल कर रहे थे। एक तरफ व्यापक सामाजिक यथार्थ था तो दूसरी तरफ सामाजिक यथार्थ से संगठित करने वाली सामाजिक चेतना का आकार न ले पाना भी था। इसीलिए धर्मवीर भारती ने अपनी किताब मानव मूल्य और साहित्य में एशिया को अंतर्विरोधों का महाद्वीप कहा है। कुल मिलाकर सूरज का सातवां घोड़ा ऐसे ही स्वातंत्रोत्तर भारत का आख्यान है। अब हम इसे उपन्यास के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु जो उठता है वह है मनुष्य की गरिमा का। आज़ादी के बाद के भारतीय समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के धरातल पर असमानताओं का विरोध किया गया। संविधान की प्रस्तावना में
भारत को पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए नागरिकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता को बढ़ाने के मूल्यों के लिए दृढ़ संकल्प होने की बात कही गई। यह सब स्वतंत्र भारत के निर्माण की भूमिका के प्रधान उद्देश्य थे। मनुष्य की गरिमा के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आधार भूमि माना गया। उपन्यास के भीतर स्वतंत्र भारत के समाज को जानने की कोशिश की जाए तो वहां मनुष्य की गरिमा का संदर्भ एक जरूरी बिंदु है। उपन्यास के पूरे वितान में यदि इसके पात्रों की स्थितियां देखी जाएं तो उनमें एक ऐसा नैराश्य समाहित दिखाई देता है जो उन्हें मानवोचित गरिमा से भी वंचित करता है। ऐसे में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य जैसे खंडित जान पड़ते हैं। यदि इसके पात्रों में जमुना, तन्ना, सत्ती, लिली, जमुना के माता पिता या फिर तन्ना की तीनों बहनें, इन्हें देखें तो इन सभी के जीवन में मानवोचित गरिमा का सिरे से अभाव है। जमुना का जीवन अंत में भले ही समृद्ध और गरिमा से युक्त दिखाई देता है, परंतु क्या उस जीवन तक पहुंचने के लिए उसे नैतिक विशृंखलता का सामना नहीं करना पड़ा? दूसरी तरफ तन्ना है, जिसका पूरा व्यक्तित्व नैतिकता और ईमानदारी से परिपूर्ण है। वह ना तो कभी दिग्भ्रमित हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई विचलन उसके व्यक्तित्व में दिखाई दिया, परंतु फिर भी तन्ना पीड़ित बचपन, लांछित युवा और असफल विवाहित जीवन जीने को अभिशप्त होता है। कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी पिता, बहन, पत्नी और सास के द्वारा तिरस्कृत जीवन जीता है और फिर अंततः दायित्वों के चक्की में जीवन, प्रेम और विवाह के धरातल पर टूटा हुआ जान पड़ता है। जीवन में निरंतर सुखों से वंचित, मानवोचित गरिमा के अभाव में वह असमय कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होता है। उपन्यास के साधारण पात्र मानवीय गरिमा से वंचित हैं। उपन्यास के विशिष्ट पात्रों जैसे तन्ना की सास और उसकी बेटी लिली के साथ यह समस्या नहीं आती। वैधव्य के उपरांत महेश्वर दलाल जैसे अशिष्ट लोगों से निकटता के उपरांत भी तन्ना की सास की गरिमा खंडित नहीं होती। महेश्वर की मृत्यु के बाद तन्ना को अपमानित करके मां के साथ अपने बच्चे को ले जाने पर भी समाज लिली की तरह किसी उपदेशक की भूमिका में सामने नहीं आता है। दोनों ही स्थितियों में तन्ना का ही जीवन हमें विडंबनाग्रस्त दिखाई देता है। इसी तरह सत्ती का भी जीवन दिखाई देता है। कर्मठ, ईमानदार, साहसी और स्वाभिमानी सत्ती को मानवोचित गरिमा नहीं मिल पाती। सारा जीवन श्रम और ईमानदारी के पश्चात भी अनाथ सत्ती के व्यक्तित्व को शंका से देखने वाली सामाजिक दृष्टि, उसके खुलेपन को ओछे पुरुषों की लोलुप दृष्टि, उसकी देह का सौदा करने वाले मुंह बोले चाचा की लालची दृष्टि, उसकी देह का अनादर करने वाले महेश्वर दलाल की कुत्सित दृष्टि के साथ उसके निश्चल भरोसे को निर्ममता से तोड़ने वाली माणिक की विश्वासघाती मृत्यु ही मिलती है। इस तरह जमुना, तन्ना और सत्ती का जीवन त्रासद होकर मानवीय गरिमा से विहीन दिखाई देता है। भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में मानवीय गरिमा के इस बिंदु को इस प्रकार शब्द दिए हैं: सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्व के विघटन की जो बात बहुधा उठाई जाती रही है, उसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान युग में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें अपनी नियति के इतिहास निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं। मनुष्य दिनों दिन निरर्थकता की ओर अग्रसर प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक और राजनीतिक नहीं है, वरन जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं, वरन समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। एक अन्य बिंदु जिसकी पड़ताल इस संदर्भ में बहुत जरूरी है, वह है सामाजिक विषमताओं का चित्रण। धर्मवीर भारती ने साहित्य की विविध विधाओं, कविता, कथा, नाटक, इन सभी में लेखन कार्य किया और सभी विधाओं में आवाजाही करते इस रचनाकार ने लेखन और सौदेश्यता के बिंदु पर अपना मत सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के निवेदन में कुछ इस तरह दिया है: जो कुछ लिखता हूं उसमें सामाजिक उद्देश्य अवश्य है, पर वह स्वांतः सुखाय भी है। यह अवश्य है कि मेरे स्व में आप सभी सम्मिलित हैं, आप सभी का सुख दुख, वेदना उल्लास मेरा अपना है। वास्तव में वह कोई बहुत बड़ी कहानी है जो हम सबों के माध्यम से व्यक्त हो रही है।
यह जरूर है कि उपन्यासकार ने सामाजिक सौदेश्यता के सवाल की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की है, पर उपन्यास में माणिक के माध्यम से हर कहानी में सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढ निकालने की वृत्ति का उपहास जरूर उड़ाया है। नई कहानी आंदोलन को भी देखें तो उसमें जिए भोगे क्षण को प्रमुख मानने वाले कितने ही रचनाकारों ने इस दृष्टि को अतिवादी माना है। समीक्षा के आयाम नामक निबंध में भी धर्मवीर भारती साहित्य में उठाई समस्याओं के समाधान को एकांगी और संकीर्ण दृष्टि मानते हैं, परंतु यह वृत्ति साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए घातक भी हो सकती है। उपन्यास की कहानियां स्वाधीन भारत की अनेक ज्वलंत समस्याओं को सामने लाती हैं। उपन्यास के पात्र जिन जीवन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उसी में उनकी समस्याएं भी मुखर होकर सामने आती जाती हैं। यह समस्याएं एकहरी भी नहीं है, ये एक दूसरे में उलझी हुई जटिल संरचना की तरह व्यक्त होती हैं, जो रचनाकार के युग यथार्थ की तस्वीर को प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम जमुना और तन्ना के प्रसंग को लें तो यहाँ अनेक सामाजिक समस्याओं को देखा जा सकता है। समस्या एक ही जात बिरादरी में निचले गोत्र की भी है, जिससे तन्ना और जमुना का विवाह संपन्न नहीं हो पाता। जाति की श्रेष्ठता में आकंठ डूबा भारतीय समाज स्वाधीनता प्राप्ति के लंबे समय बाद आज तक इस अहंकार से मुक्त नहीं हो पाया है। इसी समाज की दूसरी जड़ता की कहानी पूरे उपन्यास में एक ही पंक्ति से समझ में आ जाती है। इकलौती बेटी जमुना की पढ़ाई भी उसके माता पिता ने चौथी कक्षा में छुड़वा दी। यह घटना जमुना के जीवन की बड़ी दुर्घटना का कारण है, और वो इसलिए कि संभवतः पढ़ी लिखी जमुना भविष्य में बेहतर विकल्प का मार्ग चुनकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकती थी। शिक्षा में अर्जित तार्किक मानसिकता से वो उन सभी जड़ पूर्वाग्रहों का ठोस उत्तर भी दे सकती थी जो लड़कियों स्त्री के प्रति समाज में बहुत गहरी जड़ें जमाए बैठे। अशिक्षा के चलते जमुना के जीवन में परनिर्भरता के साथ निर्मित कुंठित व्यक्तित्व का त्रासद पक्ष भी जुड़ता चला जाता है। विवाह के बाद भी संपत्ति के वारिस के अभाव में और अशक्त पति वृद्ध पति के चलते जमुना को भविष्य की सुरक्षा के कारण टांगे वाले रामधन की शरण में जाना पड़ता है। सामंती समाज द्वारा स्त्री को हर उम्र में एक पुरुष के सहारे की अनिवार्यता बना दिया जाना जमुना को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। तन्ना से आजीवन प्रेम करने वाली जमुना को तन्ना नहीं मिलता और तन्ना का जीवन भी विडंबनापूर्ण होकर कारुणिक अंत को प्राप्त होता है। सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता जैसे जीवन मूल्यों को पूरे जीवन अपनाए रखने वाले तन्ना का अंत स्वाधीन भारत में सच्चरित्रता जैसे मूल्य के अवमूल्यन के रूप में दिखाई देता है। स्त्रियों के उत्पीड़न की पूरी स्थिति को यह समाज किस तरह से सामने लाता है, स्वातंत्रोत्तर समाज, यह भी उपन्यास में दिखाई देता है कि उनके सामाजिक अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में यह उपन्यास इस तत्व को समझाता है। भले ही शिक्षित संस्कारों वाली तार्किक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लिली ही क्यों ना हो, वह भी उस अनुकूलन का शिकार है। वह भी मजबूरी में तन्ना से विवाह करती है। सती की स्थिति तो सबसे ज्यादा त्रासद है। उसका स्वस्थ व्यवहार, कर्मठ आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा से सचेत व्यक्तित्व भी कुचला जाता है। स्त्रियों के प्रति जड़ पूर्वाग्रहों की वह आसान शिकार बनती है। उसके देह का सौदा किया जाता है। महेश्वर दलाल द्वारा वह शारीरिक अनाचार की शिकार होती है और माणिक से भी उसे विश्वासघात ही मिलता है। ये सारी घटनाएं आजाद भारत के स्वरूप को सामने लाती हैं, जहां स्त्री आज भी उपभोग की वस्तु मानी जाती है। स्त्री पुरुष गैर बराबरी और उनके बीच दास और मालिक के संबंध को सामने लेकर आती है। लैंगिक असमानता की जड़ें पाठक देख पाता है। संभवतः इसीलिए समाज के उच्च, मध्य और निम्न वर्ग की स्त्रियों की कथा को उपन्यासकार ने इतने विस्तार से उपन्यास में वर्णित किया। एक अगला बिंदु जिस पर चर्चा होनी चाहिए वह है समाज में धर्म का स्वरूप। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र धर्म और जाति की जकड़बंदी से दूर रहा। इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने इसे अपनी किताब समकालीन भारत में समझाते हुए लिखा कि एक धर्म और उसके अनुयायियों को दूसरे मजहबों और उनके मानने वालों के साथ रस्साकशी कराने की बजाय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू से ही यह मानकर चला कि भारतीय राजतंत्र और सामाजिक जीवन का मूल्य धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए।
उपन्यास जमुना के प्रसंग में जाति आधारित समाज का आईना प्रस्तुत करता है। हालांकि इस उपन्यास में किसी विशिष्ट धर्म को केंद्र में रखकर ऐसा नहीं किया गया है, परंतु धार्मिक ताने बाने के साए में पलती नैतिकताओं को यहाँ जरूर प्रश्नित किया गया है। धर्म के मूल्य और धर्म के वर्तमान स्वरूप के बीच तुलनात्मक विवेक से व्यंग भी किया गया है। जमुना के प्रसंग में उपन्यासकार ने लिखा है, लेकिन किस्मत की मार देखिए कि उसी समय मोहल्ले में धर्म की लहर चल पड़ी और तमाम औरतें जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थीं, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके लड़के लड़ाई में चले गए थे, जिनके जेवर बिक गए थे, जिन पर कर्ज हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ली और कीर्तन शुरू हो गए और कंठियां ली जाने लगी। इस तरह हारे को हरिनाम कथन की तर्ज पर समाज में व्याप्त धर्म के रूप को भी उपन्यासकार ने विविध कोणों से अपने व्यंग का आधार बनाया है। विवाह के उपरांत जमुना को संतान प्राप्ति न होने के प्रसंग में भी धर्म के विसंगत रूप पर लेखक ने कटाक्ष किया है। जैसे ये पंक्तियां, जमुना तन मन से पति परायण थी। पति भी जहां उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका रामायण आदि ग्रंथ रत्न लाकर दिया करते थे और वह भी उसमें उत्तम के असबस मन माही आदि पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते यह हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग में उसका चित्त रम गया और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वह दीवानी घूमती रहे। रोज उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान कि मस्तक से प्रकाश फूटता था। तो एक ओर यह धर्मपरायणता और दूसरी ओर संतान प्राप्ति को लेकर अंधविश्वास और तीसरी ओर समाधानहीन स्थिति में रामधन से जमुना का निकटतापूर्ण संबंध और संतान का जन्म। नैतिकता के आवरण में अनैतिकता और विचलन की स्थितियों को भी लेखक ने व्यंग्यात्मकता के साथ वर्णित किया है। ऐसा करके भारती स्वाधीन भारत के अंतर्विरोधी चरित्र को धर्म के संदर्भ में उद्घाटित करते हैं। एक अन्य बिंदु आर्थिक विषमताओं का चित्रण करना भी रहा है। आजादी से आम आदमी के कई स्वप्न जुड़े थे। आर्थिक रूप से अर्जित स्थिरता, रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सुनिश्चित गारंटी, और ये गारंटी और इस तरह के सपने कोई असंभव स्वप्न भी नहीं थे। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के बावजूद आर्थिक स्थिरता के सपने जीवित रहे, परंतु उनका सामाजिक प्रतिफलन उस रूप में साकार न हो सका। सूरज का सातवां घोड़ा समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थितियों और उनमें व्याप्त आर्थिक असमानताओं को चित्रित करता है। पहली कहानी नमक की अदायगी में अगर इस कहानी को देखें तो इस कहानी में दहेज प्रथा और उससे उपजी अनमेल विवाह की समस्या जमुना के संदर्भ में सामने आती है। तिहाजू जमींदार से विवाह के बाद जमुना का वर्गांतरण भले ही हो जाए और उच्च वर्ग में वह चली जाए, पर वहां भी संपत्ति के उत्तराधिकारी की समस्या बनी ही रहती है। इस तरह सामाजिक अंतर्विरोध, नैतिक विचलन और समाज के आर्थिक ताने बाने के जटिल सहसंबंध को उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है। एक और व्यक्ति स्वतंत्रता के मूल्य के वर्ण की अपेक्षा जमुना का धर्म को आड़ बनाकर आर्थिक सुरक्षा का मार्ग चुनना, तो दूसरी ओर तन्ना और जमुना के प्रेम के विवाह में परिणत न हो पाने के पीछे सामाजिक आर्थिक दबाव भी कार्यरत दिखाई देते हैं। तन्ना भी विवाहोपरांत कठिन परिस्थितियों में अपनी बहन के लिए दहेज जुटाता है, बहुत श्रम करता है और अस्वस्थ हो जाता है। उसके जीवन का यथार्थ आर्थिक धरातल पर मुखर होकर व्यक्त होता है। आर्थिक रूप से संपन्न पृष्ठभूमि की पत्नी से उसके वर्ग का अंतर हमेशा दिखाई देता है और यह अंतर उसे हमेशा तिरस्कृत होने को अभिशप्त रखता है। अंत समय में सास भी अपनी बेटी और नाती सहित घर की शेष पूंजी लेकर तन्ना को अपमानित करके छोड़ जाती है। माणिक मुल्ला और सत्ती के बीच आकर्षण की कथा का भी एक आर्थिक पक्ष है। सत्ती को माणिक पर अटूट विश्वास रहता है और सत्ती के विषय में परस्पर अंतर्विरोधी निष्कर्ष निकालते हुए भी माणिक सत्ती के आकर्षण से मुक्त नहीं होता। पर यह जरूर माना जा सकता है कि आकर्षण प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में जिस निर्भीकता, साहसिकता और प्रगतिशीलता जैसे गुणों का होना जरूरी है, वह माणिक में उनका हमें अभाव दिखाई देता है। सत्ती की ओर उसका आकर्षण केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि 12वीं के बाद
आगे पढ़ने के लिए जिस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, वह सहयोग माणिक का भाई करने में असमर्थ है। सत्ती से मिले आर्थिक सहयोग का आश्वासन उसे सत्ती के करीब बनाए रखता है। सत्ती श्रमशील होते हुए भी आर्थिक संघर्ष का शिकार रहती है। उपन्यास के अंत में उसका भिखारिणी रूप उसकी विपन्नता का साक्षी है। इस प्रकार मूल्य आधारित सामाजिक संरचना आर्थिक विषमताओं के चलते ईमानदारी, नैतिकता, इंसानियत, मानवीय गरिमा आदि मूल्यों का अंत करके समाज को एक खोखली संरचना में रूपांतरित कर देती है। उपन्यास में आर्थिक समस्याओं के चित्रण के कारण ही इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी किताब हिंदी नवलेखन में एक प्रगतिवादी उपन्यास कहा है। जहां तक आजादी के बाद के भारतीय समाज के संदर्भ में उपन्यास का विश्लेषण बिंदु है, उसमें एक बिंदु अनिवार्य है, मध्यवर्ग की स्थिति। आजादी के बाद के भारत के स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसमें मध्यवर्ग की भूमिका को विस्मृत कर देना असंभव है। आमतौर पर मध्यवर्ग उच्च और निम्न की अपेक्षा अधिक बौद्धिक, अधिक सचेत और अधिक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने वाला माना जाता रहा है। सूरज का सातवां घोड़ा के अनेक पात्र मध्यवर्गीय हैं। मध्यवर्ग में भी निम्न मध्यवर्ग के अधिक हैं। जमुना, तन्ना और माणिक मुल्ला के परिवार निम्न मध्यवर्ग से जुड़े हैं। इन पात्रों के विविध जीवन संघर्षों को पहले ही बताया जा चुका है। इनकी वर्गीय अभिरुचियों का खुलासा करते हुए आलोचक देवेंद्र इस्सर ने आधुनिक हिंदी उपन्यास 1 में लिखा है, लेखक के विचार में मध्यवर्ग के 2 रुचिकर विषय हैं, राजनीति और प्रेम। माणिक मुल्ला की जितनी अभिरुचि राजनीति में थी, उतनी ही प्रेम में। प्रेम की परिपूर्ति में कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां हैं। लेखक ने इस विषय को बार बार उठाया है। शायद इसीलिए लेखक ने इन कहानियों को निष्कर्षवादी कहा है। लेकिन जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, माणिक का अनुभव उसे यह महसूस कराता है कि आर्थिक कठिनाइयों से मनुष्य उबरता है। प्रेम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब यह प्रबल और निर्बल होती है तो यह सब बंधन तोड़ देती है। माणिक मुल्ला द्वारा अपनी मित्र मंडली को सुनाई प्रेम कथाएं और उनके विश्लेषण में आर्थिक पड़ताल करते हुए मार्क्सवादी व्याख्याओं पर उपहासात्मक टिप्पणियां की गई हैं। हमें मध्यवर्गीय अभिरुचियों, राजनीति और प्रेम का ये ठोस आधार देती हैं। तार्किक व्यक्तित्व के रूप में हम जिस मध्यवर्ग के माणिक से भेंट करते हैं, प्रेम में उसकी पलायनवादी वृत्ति से भी परिचित होते हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य पात्रों की सुविधाजीविता, अवसरवादिता और आदर्शवादिता से समझौता करने की वृत्ति भी हमारे सामने आती है। सत्ती के प्रति अपने आकर्षण और उसके प्रति धोखे को स्वीकार करने वाला माणिक अंततः अपने अपराध बोध में स्वीकारता है कि प्रेम के अलावा आर्थिक प्रश्नों, राजनीतिक आंदोलन, मोतिहारी का अकाल, कोरिया की लड़ाई, शांति की अपील या फिर सांस्कृतिक स्वाधीनता का घोषणा पत्र, सभी में किसी में भी उसकी रुचि शेष नहीं रह गई। वह प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात को इस रूप में समझाता है कि जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती और हम जैसे लोग जो ना उच्च वर्ग के हैं ना निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सब पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी मूर्छना हम पर छा जाती है। उपन्यास को देखें तो तीनों प्रेम कहानियों का संबंध माणिक द्वारा आर्थिक संघर्षों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें निम्न मध्यवर्गीय जीवन स्थितियों, उनमें समाहित संघर्षों से उपजा नैराश्य, संबंधों में बढ़ते तनाव की बहुत गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। माणिक द्वारा वर्णित प्रेम कहानियों में भी मध्यवर्ग की चिंताओं, उनके सपनों की टूटन की बात बार बार कही गई है। यह सब जीवन और प्रेम को सहज सामान्य नहीं रहने देते। मध्यवर्ग लगातार इनमें झूलता रहता है। एक और मध्यवर्ग की ठिठकी और ठहरी स्थिति का चित्रण ये उपन्यास करता है, तो वहीं दूसरी ओर उपन्यास के अंत में हम उस परिवर्तनकारी भूमिका को भी देखते हैं जिसे उपन्यासकार लाना नहीं भूलता। निराशाओं के झंझावातों के बीच टूटता निम्न मध्यवर्ग अपनी जिजीविषा से खुद को नए रूप में पहचानता है और नए सिरे से गढ़ने के आशावाद को भी खोज लेता है। उदाहरण के लिए
उपन्यास के अंत में श्रोता मित्रों और कथावाचक मैक की जिज्ञासाओं का अंत करते हुए माणिक का उत्तर देखिए। देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम कहानियां नहीं, वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्यवर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विश्रृंखलता। इसीलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो या कुछ और विश्वास, साहस, सत्य की प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। इस प्रकार यह मध्य वर्ग तमाम निराशाओं के बाद भी अपनी ही राख से पुनर्सृजित होने के आशावाद को भी नहीं छोड़ता। इस संदर्भ में जो अंतिम विचारणीय बिंदु है वह है आजादी से मोहभंग और मोहभंग के बाद शेष आशावादिता। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास 6ठे दशक के आरंभिक वर्षों में लिखा गया। आजादी से भारतीय जनमानस ने जो सपने देखे, जिन्हें नेहरू युग ने पूरा करने का प्रयास किया, वह सपने जल्दी ही एक बड़ी निराशा में बदल गए। नेहरू युग से मोहभंग, आजादी से मोहभंग की ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हुई। भारत के अर्ध सामंती और अर्ध पूंजीवादी ढांचे में आजादी के बाद भी अनेक जड़ताएं पूर्ववत रहीं। आजादी से पूर्व यथार्थवादी कथाकार प्रेमचंद ने साहित्य में स्वाधीनता की पुरजोर वकालत की है। यही नहीं, उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति के लिए संकल्पबद्ध प्रेमचंद ने स्पष्ट लिखा कि केवल जॉन की जगह गोविंद को बैठा देना ही स्वराज नहीं होगा। इस रूप में प्रेमचंद का मंतव्य एकदम साफ था कि समाज जातिगत, संप्रदायगत अनेक जड़ताओं और उत्पीड़न से मुक्त हो, समानता का पक्षधर हो। ऐसे में स्वाधीन भारत में जब सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास रचा जाता है और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन होता है, तब उसमें आम व्यक्ति की मुक्ति के विषय में अनेक प्रश्न समाधानहीन मुद्रा में दिखाई देते हैं। उपन्यास उन सभी जड़ताओं, रूढ़ियों को सामने लाता है जिनसे व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं हो पाई। आजादी से जिस नए सूर्योदय की अपेक्षा थी, भारतीय वहां एक विराट अंधकार को पाते हैं। यह अंधेरा निराशा का है, टूटन का है, जड़ताओं का है, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का भी है। उपन्यास के अनेक स्थलों में यह अंधेरा इतना बड़ा हो जाता है कि सूर्योदय और समाज में आशा का संचार लगभग असंभव जान पड़ता है। हिंदी उपन्यास का इतिहास किताब में आलोचक गोपाल राय लिखते हैं, आजादी के साथ आशापूर्ण भविष्य का जो सपना जुड़ा था वह उपन्यास में एक गहरी खामोशी में डूबता दिखाई देता है। जीवन में चारों ओर फैली गंदगी, पूरी व्यवस्था में व्याप्त बेईमानी और नैतिक अवमूल्यन, आरोपित झूठी मान्यताओं का जाल और उसके साथ मध्यवर्ग का समझौता तथा विवश समर्पण, सब कुछ मिलकर पाठक के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इस सारी विकृति को अस्वीकार करते हुए इस व्यवस्था पर हंसना ही मानो इस समस्या का एकमात्र समाधान है। धर्मवीर भारती के साहित्य का मूल्यांकन करने वाले चंद्रभानु सोनवर्ण ने अपनी किताब में लिखा है, निष्कर्षात्मक पंक्तियों में लिखा है, बदरंग जीवन की रंगीन कहानी जिसे गोपाल राय अंधेरे से चिन्हित करते हैं, उसे ही चंद्रभानु सोनवर्ण बदरंग से चिन्हित करते हैं। निम्न मध्यवर्गीय सपनों, आकांक्षाओं और संभावनाओं के किसी गहरे अंधेरे में छटपटाने के साथ ही भारती के पढ़े लिखे सुचिंतित मध्यवर्गीय पात्रों का राजनीतिक स्तर पर एक अन्य मोहभंग भी स्पष्ट रूप में सामने आता है, विशेष रूप से माणिक द्वारा दिए गए निष्कर्षों के रूप में, जिसके विषय में आलोचक गोपाल राय ने लिखा है। उपन्यास में राजनीति की चर्चा भी पर्याप्त मात्रा में हुई है, जो राजनीति में मध्यवर्ग की बढ़ती हुई रुचि का परिचायक है। भारतीय साम्यवादी दल और उसकी राजनीति से उपन्यासकार का मोहभंग उपन्यास के पात्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है, जो तर्क और संवेदनात्मक तीव्रता से संपन्न होने के कारण विश्वसनीय बन गया है। माणिक मुल्ला 7 दोपहरों की कहानियों के जो निष्कर्ष देता है, उनमें मार्क्सवादी विचारधारा का उपहास किया गया है, परंतु ध्यान रखने की बात यह भी है
कि भारतीय मार्क्सवाद की निर्णयात्मक आलोचना पद्धति का विरोध जरूर कर रहे हैं, पर सामान्य जन के प्रति अपने जुड़ाव और अपनी आस्था को वह इस पूरे उपन्यास में नहीं छोड़ते। यही कारण है कि उपन्यास में जमुना के नैतिक विचलन के बाद भी पाठक उससे घृणा नहीं कर पाता। तन्ना की मजबूरियों के साथ उसके कारुणिक अंत के बाद भी वह पाठक की चेतना में जीवित रहता है। इसी तरह सत्ती के साथ हुए अनाचार और उसके जीवन की विद्रूप स्थितियों के बावजूद सत्ती से पाठक का मोहभंग नहीं होता है। सत्ती को न्याय मिले, यही पक्ष पूरे उपन्यास में हावी रहता है। तन्ना की नौकरी के संदर्भ में एक और प्रसंग आया है, बहुत संक्षिप्त प्रसंग है वह यूनियन का प्रसंग, और वह प्रसंग भी व्यर्थ नहीं है। उस पर ध्यान दें तो लेखक तन्ना की अराजनीतिक वृत्ति पर व्यंग करता है कि तन्ना के रेल के ऑफिस में यूनियन बनी और तन्ना ईमानदार रहने के चलते उससे अलग रहे। यही यूनियन किस तरह नौकरी से निकाले जाने पर तन्ना के हक की लड़ाई लड़ती है, इस तरह राजनीतिक संगठनों की शक्ति का पता भी उपन्यास देता चलता है। प्रगतिशील साहित्य की यथार्थोन्मुख दृष्टि को भी धर्मवीर भारती विस्मृत नहीं कर पाए हैं, जिसे रेखांकित करते हुए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में मुक्तिबोध ने लिखा है, भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे कवि कलाकार उन मानव समस्याओं से जी चुराएं और उनकी इस प्रकार उपेक्षा करें मानो वह हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो केवल कलाकार की अपनी निज की मनोग्रंथि या व्यक्तिगत समस्या के रूप में। कम से कम प्रस्तुत समय में भारत में ऐसी कोई भयानक बाधा नहीं है जो लेखक को अपने पूर्ण और मूर्त आत्म प्रकटीकरण अथवा जीवन चित्रण से रोके। उपन्यास के पात्र अपने जीवन में निराशा और मोहभंग के शिकार होते हैं। उपन्यास की शक्ति इस नग्न यथार्थ को चित्रित करने में नहीं है। यदि निराशा, विचलन, अनैतिक आचरण, समझौतावादी वृत्ति को ही लेखक ने आधार बनाया होता तो इस उपन्यास में अंधेरा बहुत गहरा होता और अंधेरे के पश्चात उजाले को लाने वाली संभावना सिरे से गायब होती। लेकिन लेखक यथार्थ के अंकन के बाद स्वप्न की बात करना नहीं भूलता। वह निराशा के बाद समाज में आशा के संचार करने के उद्देश्य को नहीं भूलता। यही कारण है कि उपन्यास का शीर्षक सूरज का 7वां घोड़ा मिथकीय चेतना को साकार करता है। यह घोड़ा भावी की तस्वीर रचता है। तन्ना, जमुना और सत्ती के बच्चों के सुखद और बेहतर भविष्य के रूप में इस 7वें घोड़े की कल्पना भारती करते हैं। उनके जीवन में अनैतिकता के स्थान पर पवित्रता रहे, अंधकार की अपेक्षा प्रकाश रहे, विषाक्त स्थितियों के स्थान पर अमृत की आशा इसमें भारती देख पाते हैं, और यही वह स्वप्न है। उपन्यास का यह शीर्षक निराशा, मोहभंग से अंधेरे के बाद उसे जीवन की यथास्थिति नहीं मान लेता, बल्कि एक दृष्टि संपन्न सचेत रचनाकार उस अंधेरे से आगे, नैराश्य से बढ़कर आशा का संचार करता है। उपन्यास की भूमिका में आज्ञे ने इस बिंदु को बहुत ही गहराई से समझाया है। वे लिखते हैं, वह चित्र सुंदर, प्रीतिकर या सुखद नहीं है, क्योंकि उस समाज का जीवन वैसा नहीं है, और भारती ने चित्र को यथाशक्य सच्चा उतारना चाहा है। पर वह असुंदर या अप्रीतिकर भी नहीं, क्योंकि वह मृत नहीं, ना मृत्यु पूजक ही है। उसमें 2 चीजें हैं जो उसे इस खतरे से उबारती हैं, और इनमें से एक भी काफी होती है। एक तो उसका हास्य, भले ही वह वक्र और कभी कुटिल या विद्रूप हो। दूसरी एक अदम्य और निष्ठामयी आशा। वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का 7वां घोड़ा है, जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिन पर होकर भविष्य का यह घोड़ा आएगा। निष्कर्ष रूप में सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास अपने युग का साक्षात्कार करके स्वाधीन भारत में आम जन के जीवन की समस्याओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उभारने की कोशिश करता है। अपनी युगीन परिस्थितियों से भेंट करता हुआ यह उपन्यास स्वाधीन भारत में जड़ताओं, अंधविश्वास और अनेक रूपों में व्याप्त रूढ़िवाद को भी सामने लाता है। स्वाधीन भारत के मध्यवर्ग की विविध छवियों को हम इसके अनेक पात्रों के माध्यम से देख सकते हैं। विशेषकर स्त्री पात्रों के संदर्भ में बहुत सी ऐसी जटिलताएं सामने आती हैं जो सामाजिक आर्थिक ताने बाने के मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह उपन्यास अनेक स्तरों पर स्वाधीन भारत के उच्च,
मध्य और निम्न वर्ग की जीवन परिस्थितियों के हवाले से जनजीवन के विविध पक्ष दिखाता है। मध्य वर्ग की पड़ताल करने के क्रम में उसके संघर्षों के साथ मोहभंग की स्थिति का चित्रण भी करता है। इस उपन्यास का सशक्त पक्ष समाज की वास्तविकता और उसके अंधेरे को समझने के साथ उस अटूट आशावाद का संचार करना भी है जो मानव जीवन की गतिशीलता और सतत परिवर्तन को एक कसौटी मानता है। इसीलिए इस उपन्यास का अंत कुंठित जीवन मूल्यों से आगे स्वस्थ जीवन मूल्यों और आशावाद के स्वप्न से होता है। यही आशावादी स्वप्न स्वाधीन भारत के एक बड़े स्वप्न की ओर इशारा करता है, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लक्ष्य फलीभूत होंगे और साथ ही साथ मानवीय गरिमा से युक्त बेहतर जीवन की संभावना आकार ले सकेगी। सूरज के 7वें घोड़े का रूपक इसी आशावाद से जन्म लेकर भविष्य की राह प्रशस्त करेगा।